हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीवीएस मैथ एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अभी तक हमने जो है इतिहास के कुछ कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आज से वैदिक सभ्यता पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली है और उससे संबंधित जो भी चीज़ें थी तो वहाँ डिस्कस कर लिया है। अब हम कंपेयर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक सभ्यता को और निरंतर रूप से इतिहास को आगे लेकर हम सभी लोग चलेंगे, है ना। तो देखिए, वैदिक सभ्यता जो है ये मानी जाती है 1500 BC से लेकर 600 BC तक। 1500 BC से लेकर 600 BC तक। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो कब से कब तक थी, तो वो थी 2500 से लेकर 1750 BC तक। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति हुई थी 1750 में और ये स्टार्ट हुई थी 1500 से। तो ये जो 250 वर्ष का गैप है इन दोनों के बीच में, ये 250 वर्ष, तो ये कहाँ गए। तो ये 250 वर्षों में क्या होता रहा। तो देखिए भैया, होता क्या है दरअसल कि जब भी एक सभ्यता दूसरी सभ्यता की ओर मतलब आगे बढ़ती है, संचालित होती है, तो बीच में कुछ ऐसा टाइम पीरियड आता है जो कि जैसे कि देखिए अभी अगर वर्तमान की स्थितियों से तुलना करें तो देखिए जब से कोरोना काल आया है तब से भारत की सिचुएशन कुछ दूसरी है। इसके पहले भारत मतलब देख लीजिए कि कैसा था। तो जब भी यह कोरोना की समाप्ति होगी तो भारत दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक कोरोना के पहले वाला भारत और एक कोरोना के बाद वाला भारत। कितने लोगों का रोजगार छिन गया, है ना, कितने लोग चले गए संसार से। तो सेम इसी तरह होता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ क्या था कि उसमें बाढ़ आई थी तो लोग मर गए थे, फिर वहाँ बस्तियाँ बनाने में, तो इस तरह ये काम करने में मतलब पुनः उठकर उभरने में 200 से 250 साल लग गए इन लोगों को। और जब फिर यह विकसित हो गई तो फिर और, लेकिन हाँ, वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। लेकिन ये कैसी सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये थी ग्रामीण सभ्यता। तो ये जो 250 सालों में ये टाइम पीरियड जो गुजर गया है तो इसको कहा जाता है संक्रमणकालीन काल। क्या कहा जाता है भैया, इसको कहते हैं संक्रमणकालीन काल। संक्रमणकालीन काल, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन पीरियड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांजिशन पीरियड। तो अब देखिए, ये जो वैदिक सभ्यता थी भैया, तो इसके निर्माता वैदिक सभ्यता के आर्य लोगों को माना जाता है। किसको माना जाता है, आर्य लोगों को। ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता ये आर्य लोग हैं। अब ये आर्य लोग कहाँ से आ गए, आर्य, तो देखिए आर्य जो है ये मध्य एशिया से आए थे और ये स्वयं को कुलीन बताते थे कि हम लोग कुलीन हैं। तो मध्य एशिया में देखिए कौन कौन से देश आते हैं, तो मध्य एशिया में आते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये मध्य एशिया के देश हैं। और ये जो आर्य लोग होते थे तो ये संस्कृत भाषा बोला करते थे और हम लोग भी मानते हैं कि संस्कृत जो है वो देववाणी है। मतलब संस्कृत एक बहुत अच्छी भाषा है और भारत में कोई बोल नहीं पाता था उस समय संस्कृत। तो ये जो थे आर्य लोग, ये भारतीय लोगों को अनार्य कहा करते थे, मतलब निम्न कुल वाले कहा करते थे और ये स्वयं को श्रेष्ठ या कुलीन बताया करते थे। तो आर्य लोग कहाँ से आए, तो ये आए थे मध्य एशिया से। ये लोग मध्य एशिया से आए थे और ये लोग स्वयं को श्रेष्ठ या कुलीन बताते थे। अब देखिए भैया, तो देखिए जब ये भारत आए आर्य लोग, तो इन्होंने ये सोचा कि मतलब भारत के लोगों को भी संस्कृत सिखाया जाए, आर्यीकरण स्टार्ट किया जाए पूरे भारत में। तो भारत जो है दो लोगों को सौंपा गया, एक मतलब जो उत्तर भारत का आर्यीकरण करेंगे और दूसरे थे वो दक्षिण भारत का आर्यीकरण करेंगे। तो जो उत्तर भारत था जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ये सारे स्टेट आते हैं, तो उत्तर भारत के राजा थे उस समय राजा विदेह। कौन थे भैया, तो वो थे राजा विदेह। और इसके जो पुरोहित थे उनका नाम था गौतम राहुगण। राजा विदेह के पुरोहित थे गौतम राहुगण।
तो गौतम राहुगढ़ ने कहा कि मैं उत्तर भारत का आर्यीकरण कर दूंगा, मतलब उत्तर भारत में इन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि मैं सभी लोगों को संस्कृत सिखा दूंगा, गौतम राहुगढ़। और जो दक्षिण भारत था, तो दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि ने कहा कि मैं यहाँ का आर्यीकरण कर दूंगा। तो दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? अगस्त ऋषि ने, अगस्त ऋषि। तो देखिए हुआ क्या था कि जब ये गौतम राहुगढ़ कर रहे थे उत्तर भारत का आर्यीकरण, तो ये जा रहे थे, तो जो एक नदी सुनी होगी आप लोगों ने, गंडक नदी, तो ये गंडक नदी को पार नहीं कर पाए थे और यह पटना नहीं पहुंच पाए थे। आर्यीकरण करते करते ये पटना नहीं पहुंच पाए थे, तो पटना को इन्होंने अछूतों की भूमि कहा है। पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र को इन्होंने अछूतों की भूमि कहा है। और मतलब गंगा का जो भी हिस्सा बहता है पटना से, तो उसको मतलब शुद्ध जल नहीं माना जाता है। इसीलिए देखते होंगे कि मतलब गंगा नदी और भी जहाँ बहती है तो वहाँ से लाया जाता है जल, लेकिन पटना से नहीं लाया जाता है। तो ये हो गए। और फिर इसके बाद जो है देखिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एक एक क्वेश्चन है, सीधे सीधे स्टेटमेंट देकर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया का आर्यीकरण किसने किया है? तो वो किया है गौतम राहुगढ़ ने। और साउथ इंडिया का आर्यीकरण किसने किया है? तो वो किया है भैया अगस्त ऋषि ने। अगस्त ऋषि। अब देखिए ये जो आर्य लोग थे, तो इनका मतलब इनका जो नेतृत्व कर रहा था, एक युद्ध हुआ था दसराज का युद्ध। तो सातवें इनके सातवें मंडल में मिला है ऋग्वेद के, ऋग्वेद के 7वें मंडल में मतलब जानकारी दी गई है कि दसराज का युद्ध हुआ था। तो दसराज के युद्ध में जो आर्य थे, इनका नेतृत्व कौन कर रहा था, मतलब इनकी तरफ से कौन लड़ रहा था? तो वो थे राजा भरत, मतलब कबीला था एक, तो कबीला भरत इनकी तरफ से लड़ रहा था, यानी आर्यों की तरफ से, और यहाँ भारत के लोग लड़ रहे थे। तो ये लोग ज़्यादा प्रशिक्षित थे, तो इसलिए दसराज का युद्ध यही लोग जीते थे। अब अगर पूछा जाए कि ये जो वैदिक काल है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पशु था गाय। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में लोग गाय से परिचित नहीं थे, वहाँ एक सींग वाला जानवर मिलता था, वही सर्वाधिक मोहरों में रहा है और उसी को हम लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा है। लेकिन इस समय जो है गाय से लोग परिचित हो गए थे, और गाय इस समय का सबसे मतलब अच्छा जानवर माना जाता था। गाय को बहुत ये लोग पूजते थे, सबसे पवित्र जानवर मानते थे गाय को। और अगर गाय मतलब किसी भी व्यक्ति की अगर गाय खो जाती थी, तो उसको ढूंढने का काम ये राजा का हो जाता था। राजा ढूंढवाता था गाय को, और जो गाय की हत्या करता था उसको फांसी की सजा दी जाती थी। तो इस समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु था गाय। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें जो जीवन यापन का आधार था, लोगों के मतलब जीवन यापन जो उनकी इनकम का आधार था, मतलब पैसे कैसे कमाते थे, तो वो था कृषि। ये लोग अपना भरण पोषण करते थे कृषि, और कृषि के साथ करते थे व्यापार। कृषि के साथ क्या करते थे? व्यापार। लेकिन वैदिक सभ्यता में जो है कृषि के साथ पशुपालन होने लगा था। क्या होने लगा था भैया? तो ये लोग करने लगे थे कृषि के साथ पशुपालन, कृषि के साथ पशुपालन। और उस समय क्या हो रहा था? तो कृषि के साथ व्यापार हो रहा था उस समय। अब देखें ये जो आर्य लोग थे, ये मिडिल ईस्ट से आए थे, और मिडिल ईस्ट भारत के किस साइड में पड़ता है? तो भारत के पश्चिम साइड में पड़ता है ये। तो ये लोग सबसे पहले कहाँ आएंगे? तो भारत के पश्चिमी राज्य हैं, जैसे देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान, मतलब उत्तर पश्चिमी में। तो सबसे पहले ये लोग पंजाब आए थे। कहाँ पर आए थे? तो भारत में सबसे पहले ये लोग, जैसे यहाँ पड़ता है मिडिल ईस्ट, और इस साइड है ऐसे भारत है, भारत, तो इस साइड भारत है। तो ये लोग आकर सीधे पंजाब में आए थे सबसे पहले। ओके,
अब देखिए, तो पंजाब में जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पंजाब को 5 नदियों का संगम कहा जाता है। वहाँ 5 नदियाँ हैं पंजाब में। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं पंजाब में 5? तो देखिए, सबसे पहले कौन सी? झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियां हैं पंजाब में। पंजाब को 5 नदियों का संगम भी कहा जाता है। और एक नदी कौन थी? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सिंधु घाटी में और एक नदी थी, और वो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, सिंधु नदी। तो ये देखिए, सिंधु नदी हो गई। और एक थी वहीं पर घग्घर नदी, घग्घर, जिसका वर्तमान नाम हो गया जिसका प्राचीन नाम था सरस्वती। तो ये अब कितनी नदियां हो गई? तो ये 7 नदियां हो गई। तो ये आए थे पंजाब की तरफ से, तो इसलिए मतलब, और ये लोग यहीं आकर बस गए थे। तो इनके निवास स्थान को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इनके निवास स्थान को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। सप्त सैंधव प्रदेश क्या कहा जाता है भैया? सप्त सैंधव प्रदेश। चूंकि सिंधु नदी भी है, तो सैंधव किससे बन गया? सिंधु नदी से। सप्त यानी 7 नदियां हो गई। तो इनके निवास स्थान को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। तो अब ये लोग यहीं पर आकर बस गए थे। अब देखिए, ये जो नदियां हैं, तो इनके हम लोग प्राचीन नाम देख लेते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि इन नदियों के प्राचीन नाम क्या थे। तो हम सारी नदियों को एक एक करके देख लेते हैं, फिर वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो देखिए, झेलम नदी का पुराना नाम था झेलम। इसका पुराना नाम था बितास्ता। चिनाब का था अस्किनी। क्या था भैया? चिनाब का पुराना नाम था अस्किनी। अस्किनी। चिनाब नदी का नाम था अस्किनी। रावी का नाम था परुशड़ी। रावी का क्या नाम था भैया? तो वो था परुशड़ी। परुशड़ी नदी नाम था रावी का। रावी का नाम था परुशनी। अब कौन से? सतलज। तो सतलज का नाम था सतुद्री। सतलज का क्या नाम था? तो वो था सतुद्री। और कौन कौन सी बच गई? तो ब्यास का नाम था बिपाशा। ब्यास। ब्यास का क्या नाम था? ब्यास का नाम था बिपाशा। सिंधु का नाम था सिंध। सिंधु का क्या नाम था? तो वो था सिंध। और घग्घर का नाम था सरस्वती। क्या नाम था भैया? तो घग्घर का नाम था सरस्वती। और भी कुछ देख लेते हैं। तो गंडक का नाम था सदनीरा। क्या नाम था भैया? गंडक का नाम था सदनीरा। तो ये सारी नदियां थी। इनके अब प्राचीन नाम याद कर लीजिएगा, 1 नंबर में कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है। या तो जैसे यूपी पीसीएस में पूछेगा, तो ये 4 ये दे देगा नदियां, और ये 4 ऑप्शन दे देगा। इनमें से एक, किसी जैसे अस्किनी की जगह सिंध दे देगा, बिपाशा दे देगा, और कह देगा कि इनको मैच करो, और एक गलत छांटना होता है। तो हमें चारों पता होना चाहिए। तो इनको आप कृपया करके रट लीजिएगा। ओके। अब देखिए भैया,
हम वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। वैदिक काल को हम कितने भागों में बांट कर पढ़ते हैं? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक होता है ऋग्वैदिक काल, और एक कौन सा था? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। देखिए, अब उत्तर किस शब्द के लिए यूज करते हैं? तो उत्तर माने होता है बाद, मतलब ऋग्वैदिक के बाद जो समय आया। जैसे एक होता है मुगलिया सल्तनत, मुगल काल, और फिर एक होता है उत्तर मुगल काल, मतलब मुगल काल के जो बाद में आया उसको कहते हैं उत्तर मुगल काल। इसी तरह ये ऋग्वैदिक काल, और फिर इसके बाद, मतलब वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया, फिर इसके बाद जो बाद का टाइम पीरियड है उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो भैया अब देखिए, ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ? तो ऋग्वैदिक काल में जो है जातियों को वंश के आधार पर न मानकर उनको कर्म के आधार पर बांटा जाता था। तो कैसे हम जातियों का बंटवारा किए थे उस समय? तो देखिए, तो इसमें सबसे ऊपर जो है ईश्वर को मानते थे, मतलब ईश्वर को सर्वोच्च मानते थे। तो सबसे पहले कौन हो गए? गॉड, ईश्वर। फिर इसके बाद ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, इसके बाद वैश्य, जो व्यापार करते हैं, वैश्य। फिर इसके बाद कौन से थे? तो ये थे शूद्र। शूद्रों को सबसे नीचे रखा जाता था, और मतलब सबसे निम्न जाति का, और ब्राह्मणों को सबसे उच्च जाति का माना जाता था। और ऋग्वैदिक काल में ही कौन कौन से वेद बन गए थे? तो इस समय बन गए थे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। लेकिन अब देखिए, ये उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ, तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, अब उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद की रचना हुई। मैंने कहा था ना कि अथर्ववेद की रचना बाद में की गई थी। तो इस समय अथर्ववेद की रचना हुई, अथर्ववेद की रचना। और क्या क्या हुआ भैया इस काल में? तो इस समय कुछ दर्शन लिखे गए थे। कौन कौन से दर्शन लिखे गए थे? तो देखिए, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, और वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन। अब देखिए, सांख्य दर्शन को किसने लिखा था? तो ये लिखा था कपिल ने। योग दर्शन को लिखा था पतंजलि ने। और न्याय दर्शन को किसने लिखा था? तो ये लिखा था गौतम ने। और वैशेषिक दर्शन को लिखा था ऋषि कणाद ने। किसने लिखा था? तो इसको लिखा था वैशेषिक दर्शन को ऋषि कणाद ने। और क्या हुआ था इस काल में? तो देखिए, अगर पूछे उत्तर मीमांसा और पूर्व। उत्तर मीमांसा की रचना की थी वादरायण ने।
वादरायण। और पूर्वी मीमांसा की रचना किसने की थी? तो ये की थी जैमिनी ने, जैमिनी। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। अब अगर पूछे कि जो है वैदिक काल में समाज कैसा था, ये लोग कैसे अपना शासन कैसे चलाते थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ की जो सत्ता थी, यहाँ समाज था, तो वो था पितृसत्तात्मक, मतलब पिताजी की सत्ता चलती थी यहाँ, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, पितृसत्ता चलती थी। और ये लोग कैसे अपना राज शासन चलाते थे? तो देखिए, यहाँ एक राजा होता था, उसी को सबसे उच्च माना जाता था, निर्णय राजा ही लेता था। और राजा कैसे जाता था? तो राजा को जनता चुनती थी। ओके, अब देखिए, ये जो इनका मतलब पूरा राजपाट था, तो ये कैसे चलाते थे? मतलब सबसे देखिए, जैसे आज हम देखते हैं कि सबसे ऊपर है केंद्र, फिर केंद्र से छोटा हो गया राज्य, सबसे बड़ी है बड़ी होती है केंद्र सरकार, मतलब अल्टीमेटली सबसे बड़ा डिसीजन कौन लेती है? केंद्र सरकार। फिर दूसरे नंबर में राज्य सरकार, फिर पंचायत। तो इसी तरह यहाँ भी यही सिस्टम था। यहाँ जो सबसे छोटी इकाई थी शासन की, उसको कहा जाता था ग्राम, जो कि आज भी है। और ग्राम का जो मालिक होता था, उसको कहा जाता था ग्रामिक। और सबसे बड़ी इकाई कौन थी? वो थी जन। क्या थी? जन। जन सबसे बड़ी इकाई होती थी शासन की। और इसका जो मतलब सर्वोच्च होता था, जन का जो मालिक होता था, उसको कहा जाता था राजन। फिर जन से ही जनपद बना है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। और ग्राम के मालिक को क्या कहा जाता था? सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, और ग्राम के मालिक को हम कहते थे ग्रामिक, ग्रामिक। अब हम इसके सरकार के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, जैसे कि विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है। तो यहाँ देखिए, पंचायत होती थी। पंचायत में पंचायत 3 वर्गों से मिलकर बनी थी। तो देखिए, सबसे पहले होती थी सभा, सभा। फिर होती थी समिति, और फिर होता था विद्य, विद्य। सभा कैसी थी? तो सभा में मतलब किस प्रकार का संगठन होता था? तो ये साधारण लोगों का संगठन था, मतलब आम लोग जो होते थे, साधारण लोगों का संगठन। और ये समिति में संभ्रांत लोग बुलाए जाते थे, जो प्रीमियम लोग होते हैं। तो यह भैया कैसे लोगों का संगठन था? संभ्रांत लोगों का, संभ्रांत लोगों का। और इसमें साधारण और संभ्रांत दोनों प्रकार के लोग बुलाए जाते थे। और विद्य में और क्या था? तो इसमें देखिए, महिलाएं भी बुलाई जाती थी, और महिलाएं इसमें भी बुलाई जाती थी। ओके, तो यहाँ से शासन व्यवस्था भी समझ में आ गई वैदिक काल की। तो अल्टीमेटली आज हमने वैदिक काल ख़त्म ही कर लिया है। तो अब जो भी इसके कुछ पॉइंट अगर होंगे, तो मैं कल के वीडियो में स्टार्टिंग में डिस्कस कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।